हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का पार्ट सेकंड देखा था। अब हम इस वीडियो में इसका पार्ट थर्ड देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर के बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से आपका जो वेक्टर है वो क्लोनिंग करता है। जब हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो भी है हमारा डिज़ायरेबल जीन इसमें लिंक करवा देते हैं तो किस तरह से क्लोनिंग होती है, कॉपीज़ बनती है डीएनए की। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या आपके वेक्टर के अंदर होना ज़रूरी है, ये सब कुछ देखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यू नो दैट प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल। तो ये बात हम जानते हैं कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज मीन्स जो वायरस है उसके पास एबिलिटी है खुद को रेप्लिकेट करने की। कहाँ? आपके बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो हम एज ए वेक्टर इनको यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो आपका बैक्टीरियोफेज है वो हाई नंबर में सेल के अंदर अपनी कॉपी बना सकता है, और कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो ये प्लाज्मिड किसी सेल में एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर कुछ में तो 15 to 100 कॉपीज़ पर सेल हो सकते हैं। ठीक है, एक सेल में इतने ज़्यादा हो सकते हैं या इवन इससे भी ज़्यादा हाई हो सकते हैं। If we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid और बैक्टीरियोफेज। तो जब हम अपना एलियन पीस ऑफ डीएनए मीन्स अपना जो फॉरेन या फिर डिज़ायरेबल जीन बैक्टीरियोफेज या फिर प्लाज्मिड में लिंक करवाते हैं तो हमें क्या मिलती है? मल्टीपल कॉपीज़ मिलती हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये क्या करता है? क्लोनिंग करता है, मतलब अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। वेक्टर यूज्ड एज एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच वे that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinant from non-recombinant। इसके अलावा जो आपका वेक्टर है वो क्यों, मतलब आज के टाइम में कैसे यूज़ हो रहा है? सिलेक्शन करवाने के लिए, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग दिखाने के लिए भी ये यूज़ होता है। तो इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल से कि ये क्या बात कही जा रही है। पहले हम देख लेते हैं कि The following are the features that are required to facilitate cloning into a vector। मतलब क्या ऐसे फीचर्स ज़रूरी हैं वेक्टर में जो कि क्लोनिंग को फैसिलिटेट करते हैं, तो ये देखेंगे। तो देखा जाता है कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना ज़रूरी है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का क्या मतलब है? एक ओराई साइट होती है, ओराई साइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट हो गई आपके डीएनए के अंदर तो ये इजीली रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, ये इजीली रेप्लिकेट करता है, क्योंकि हम देखते हैं जीन के अंदर नहीं होती, तो हम देखेंगे कि प्लाज्मिड के अंदर होनी चाहिए आपकी ओराई साइट। ये एक स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ से आपका जो डीएनए है, जो ये प्लाज्मिड है, इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो जब इस अपने डिज़ायरेबल जीन को इस प्लाज्मिड के अंदर मर्ज करवा देते हैं तो क्या होगा? इसकी कॉपी बनेगी। किसकी हेल्प से? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है ये साइट, यहाँ से आपका जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो प्लाज्मिड अपने साथ साथ इस जीन को भी रेप्लिकेट करवा देता है। सो चलिए देखते हैं। दिस इज ए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell. The sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. So if one want to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number। तो कहने का क्या मतलब है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है ये आपके साइट है एक प्लाज्मिड के अंदर, डीएनए के अंदर होती है। जब अपना डिज़ायरेबल जीन उसमें मर्ज कर देते हैं उसके पास तो क्या होगा? रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो जितनी ज़्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगी उतना ज़्यादा हाई कॉपी नंबर में आपको क्या मिलेगा? आपका क्लोन मिलेगा। नेक्स्ट है सिलेक्टिबल मार्कर। सिलेक्टिबल मार्कर जैसे आपको नाम से ही समझ आ रहा है, सिलेक्टिबल मार्कर होना चाहिए, मतलब ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो इससे हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि नॉन रिकॉम्बिनेंट या नॉन आपका ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो
देखेंगे इसमें कि जो सिलेक्टिबल मार्कर है इसके हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं, किसको आइडेंटिफाई करते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ईजीली। तो चलिए हम एग्जाम्पल से देखते हैं, प्रॉपर इस बात को समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डीएनए है, हमें ये बात पता लग गई है कि इस डीएनए के अंदर एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। फॉर एग्जांपल ये जीन आपका टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, उसके रेसिस्टेंट जीन इस डीएनए में प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, अपने बेनिफिट के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से इस जीन को कट करवा के हम बाहर निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें एक प्लाज्मिड लेना है बैक्टीरिया से। हम प्लाज्मिड भी निकाल लेंगे एक सेल में से, ठीक है, बैक्टीरियल सेल से हमने प्लाज्मिड निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से सबसे पहले तो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से एक स्पेसिफिक साइट, जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं, जो उसमें 6 बेस पेयर होते हैं। हम जानते हैं कि एक बेस पेयर में आपके 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो मतलब 6 बेस पेयर अराउंड ये आपका साइट होती है। तो यहाँ से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर लेगा। जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट करवा देता है तो आपका प्लाज्मिड इस टाइप से मिलता है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमारा जीन होता है, जो कि हम लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हमने इसको मर्ज करवा लिया। अब आपका ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हम क्या करेंगे, हम लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब या फिर एक पेट्री डिस्क लेंगे। तो उसमें हम क्या देखेंगे कि आपने ई कोलाई डाल दिया, ठीक है, आपने एक पेट्री डिस्क ली जिसमें आपने क्या क्या लिया था, ई कोलाई, मतलब एक तो प्लाज्मिड ले लिया, प्लाज्मिड के साथ हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म आपका ई कोलाई ले लिया, जिसमें कि हम इस प्लाज्मिड को इंजेक्ट करवा रहे हैं। तो प्लाज्मिड आपका ई कोलाई सेल के अंदर पहुंचेगा। तो कुछ कंडीशन ऐसी होगी, ज़रूरी नहीं है कि सभी ई कोलाई सेल के अंदर आपका प्लाज्मिड जाए, ये बात ज़रूरी नहीं है कि सभी के अंदर जाए। तो देखने को क्या मिलता है कि जिस ई कोलाई में आपका प्लाज्मिड जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, मींस इसके अंदर जीन आपका गया है, चेंजेस आए हैं। लेकिन इस फर्स्ट ई कोलाई में तो गया है, लेकिन इस सेकेंड ई कोलाई में आपका प्लाज्मिड नहीं गया है। तो जिसमें प्लाज्मिड गया है उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, और जिसमें नहीं गया है उसको बोलेंगे हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो इस तरह से हमारे पास 2 ई कोलाई के स्ट्रेन मिल गए, एक मिल गया ट्रांसफॉर्मेंट और एक मिल गया हमारे पास नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट हमने किसको बोला, ट्रांसफॉर्मेंट हमने बोला जिसमें कि आपका प्लाज्मिड गया है, उसको हमने बोला ट्रांसफॉर्मेंट। और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हमने किसको बोला, जिसमें कि आपका प्लाज्मिड नहीं गया है। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, इनको अलग अलग कैसे करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे या फिर एक पेट्री डिस्क ले लेंगे। तो उसके अंदर हमने न्यूट्रिटिव मीडिया डाला है, मीन्स फूड डाला है। न्यूट्रिटिव मीडिया आपके ग्लूकोज वगैरह होता है जिसको आपका बैक्टीरिया फीड करता है, और साथ में हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाला, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक पुट कर दी। तो सोचने वाली बात क्या है कि हमें क्या देखने को मिलेगा, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक कौन से ई कोलाई को किल कर देगा। तो आपको पता है, क्या पता है आपको, कि ये जो सेकंड वाला आपका ई कोलाई है जिसमें जीन गया है, इसके अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में आपका एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, और कौन सा रेसिस्टेंट जीन है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। मतलब रिकॉम्बिनेंट जो आपका ट्रांसफॉर्मेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट इस एंटीबायोटिक से किल नहीं होगा, क्या होगा, किल नहीं होगा। लेकिन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन पहुंचा ही नहीं, उसके पास तो प्लाज्मिड ही नहीं गया। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करवाने के लिए सिलेक्टिबल मार्कर यूज़ करते हैं। इससे हमें पता लग जाता है कि आपका
ट्रांसफॉर्मेंट जिसके अंदर जीन गया है, जिसके अंदर आपका प्लाज्मिड गया है, उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। और जिसमें नहीं गया है, जिस इकोलाई में नहीं गया है आपका प्लाज्मिड, उसे हम बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में तो ना तो प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड भी नहीं है और ना ही जीन है जो कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। जब रेसिस्टेंट जीन ही नहीं है तो कौन बचाएगा इस इकोलाई को इस एंटीबायोटिक से? जीन ही नहीं है तो ये किल हो जाएगी, जो आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट इकोलाई है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। सेलेक्टिवल मार्कर इसी वजह से होना ज़रूरी है। ठीक है, ये मेन फीचर्स हैं हमारे क्लोनिंग के लिए। चलिए देख लेते हैं एक बार। इन एडिशन टू ORI द वेक्टर रिक्वायर सेलेक्टिवल मार्कर, मतलब ORI के अलावा क्या ज़रूरी है? रिक्वायर है सेलेक्टिवल मार्कर which help in identify and eliminating non-transformant and selectively permit the growth of transformant। तो हमने क्या देखा? हमने देखा ना कि एलिमिनेट कौन हो रहे थे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि उसमें तो आपका प्लाज्मिड ही नहीं गया, प्लाज्मिड में जीन था वो भी नहीं गया। ठीक है, प्लाज्मिड में जो जीन था वो नहीं पहुंचा तो हम उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। तो नॉन ट्रांसफॉर एलिमिनेट हो रहे थे और सिलेक्टिवली परमिट हो रहे थे। आपके जो ट्रांसफॉर्मेंट थे वो सिलेक्टिवली परमिट हो रहे थे। मतलब क्या परमिट हो रहा था? उनकी ग्रोथ परमिट हो रही थी। ठीक है, तो जो आपके ट्रांसफॉर्मेंट थे उनकी ग्रोथ करवाई जा रही थी। क्यों? उसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन थे। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन क्या करते हैं? जब वो टेट्रासाइक्लिन के रेसिस्टेंट जीन है तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का इफेक्ट आपके ट्रांसफॉर्मेंट पे नहीं दिखेगा और इजीली ये जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रोथ करेंगे। कौन से ग्रोथ करेंगे? आपके जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो ग्रोथ करेंगे और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एलिमिनेट हो जाएंगे। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए होस्ट बैक्टीरियम। यू विल स्टडी द प्रोसेस इन subsequent section. Normally, the genes encoding resistant to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline or kanamycin etc. are considered useful selectable markers for E. coli. तो ये यूज़ होते हैं E. coli के लिए सेलेक्टिवल मार्कर के फॉर्म में। द नंबर E. coli सेल डू नॉट कैरी रेसिस्टेंट अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक। तो जो आपका E. coli है वो नॉर्मल इकोलाई बिल्कुल भी रेसिस्टेंस जीन उसके पास नहीं होते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल इकोलाई है तो वो क्या कैरी नहीं करता? आपका रेसिस्टेंस जीन उसके पास नहीं होता किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? होस्ट बैक्टीरिया के अंदर DNA का जो पीस है वो हम उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट, सो क्लोनिंग साइट की बात चल रही है ये। चलिए देखते हैं। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन DNA द वेक्टर नीड्स टू हैव very few preferably single recognition site for commonly used restriction enzyme। तो ये कहा जा रहा है जो क्लोनिंग साइट है मीन्स जो रिकॉग्निशन साइट है जहाँ पर आपका एलियन DNA हम लिंक करते हैं वो सिंगल रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सिंगल रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ अगर एक से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट अगर प्रेजेंट होगी तो इसकी वजह से आपके प्लाज्मिड में सेवरल फ्रेगमेंट बन जाएंगे। सोचने वाली बात है। यहाँ पर आप देखिए डायग्राम में, यहाँ वैम H1 रिस्ट्रिक्शन साइट है, यहाँ सेल 1 है, यहाँ हिंड 3 है, यहाँ E. coli है। तो इस तरह से ये आपको काफ़ी साइट दिख रही हैं जो कि रिकॉग्निशन साइट हैं। अगर आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, कोई एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है और सभी साइट उसकी हैं, उसको कट करने वाली हैं, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस हैं, तो ये जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा तो इतनी सारी साइट हैं तो पूरा प्लाज्मिड का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। तो ये तो हमारे यूज़ का नहीं रहेगा। ठीक है, इतने सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे। सो
Recognition site within the vector will generate several fragments which will complicated the gene cloning, जो कि gene cloning के लिए complicated process हो जाएगा, ठीक है. The ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene. फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि एक से ज़्यादा साइट होगी तो कॉम्प्लिकेशन शो होंगी. तो यहाँ पर ये बताया जाएगा कि आपके दो एक है आपका एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन जीन. तो यहाँ पर दो आपके रिकॉग्निशन साइट हैं, इनमें से एक के बारे में बात चल रही है कि फॉर एग्जाम्पल यू विल लाइगेट ए फॉरेन डीएनए एट द BAM-H1. तो यहाँ हमें क्या देखना है, अब यहाँ हमने क्लोनिंग साइट की बात कर ली कि एक से ज़्यादा क्लोनिंग साइट होगी तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये प्रोसेस करना, क्योंकि एक से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होंगी ना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, तो वो कट कर देगा और सेवरल फ्रेगमेंट आपको मिल जाएंगे, जिससे कि क्लोनिंग करवाना कॉम्प्लिकेट आपका हो जाएगा. तो अब हम इसमें एक प्रोसेस देखेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में आप क्या देखोगे कि फॉर एग्जांपल ये आपका BAM-H1 है, ये BAM-H1 रिस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है. BAM-H1 की रिस्ट्रिक्शन साइट है, तो BAM-H1 यहाँ से इसको कट कर देगा. तो हम क्या देखते हैं, जहाँ आपका BAM-H1 ये जो रिकॉग्निशन साइट है, यहाँ रिकॉग्निशन साइट पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस रिकॉग्निशन साइट पर आपका टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन भी है. मीन्स यहीं पर जो आपका BAM-H1 है, BAM-H1 पर ही आपका रेसिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन जीन लगा हुआ है. तो जब ये BAM-H1 साइट कट की जाती है तो क्या होता है, यहाँ पर आपका डिज़ायरेबल जीन इंजेक्ट किया जाएगा, लिंक किया जाएगा. जो आपका डिज़ायरेबल जीन है इस साइट पर लिंक होगा, तो यहाँ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का क्या मतलब है बेटा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब है जैसे ही आपका डिज़ायरेबल जीन यहाँ पर इंजेक्ट हुआ, ठीक है, जैसे ही इस BAM-H1 साइट पर जैसे ही आपका डिज़ायरेबल जीन इंजेक्ट हुआ, तुरंत इनएक्टिवेशन होगा. किसका, टेट्रासाइक्लिन जीन का इनएक्टिवेशन हो जाएगा. मीन्स टेट्रासाइक्लिन जीन वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आपका टेट्रासाइक्लिन जीन निकल जाएगा. तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया कि आपने इस प्लाज्मिड में BAM-H1 जो साइट है वो कट करवाया इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन जीन था. जैसे ही यहाँ पर आपका जीन डिज़ायरेबल जीन इंजेक्ट होगा, लिंक होगा, वैसे ही टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है. तो फिर आप क्या देखते हैं, यहाँ आपका जीन इंजेक्ट हो गया. अब आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया. तो अब आप क्या करेंगे, चेक करने के लिए कि ये आपका जीन इकोलाई में ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए हम देखेंगे क्या आपको कंडीशन देखने को मिलती हैं. फॉर एग्जांपल आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया, ठीक है, ये वाला प्लाज्मिड लिया और आपका इकोलाई. तो आपने ये सब चीज़ एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ली, ठीक है, क्या क्या, इकोलाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और कुछ ऐसे भी डीएनए होंगे जो कि ये कंफर्म नहीं है कि उसमें आपका जीन गया या नहीं गया. तो एक टेस्ट ट्यूब में आपने इनको ले लिया, तो आपको क्या कंडीशन मिलेंगी, आपको बेटा 3 कंडीशन मिलती हैं. 3 कंडीशन देखिए कौन कौन सी. पहली कंडीशन तो ये मिलेगी कि आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें पहुंचेगा, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट. क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट. आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया तो उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट. सेकंड, जिसमें साथ में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो इसमें जीन भी है आपका एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन. सेकंड है आपका सिर्फ प्लाज्मिड गया, सिर्फ प्लाज्मिड गया है, मतलब आपका
सिर्फ सिंपल प्लाज्मिड गया है तो इसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। यहाँ कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया लेकिन सिर्फ प्लाज्मिड गया तो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। और थर्ड है आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कि कोई भी इसके अंदर प्लाज्मिड ही नहीं गया। तो जब हम इन तीनों को पेट्री डिस्क में रखेंगे, फूड रखेंगे और साथ में एंटीबायोटिक, तो हम चेक करेंगे कि अब आपकी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक लेंगे हम पहले। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में कौन सा आपका इकोलाई मर जाएगा? तो आपको पता है कि जब आपका टेट्रासाइक्लिन जीन वहाँ से निकला था, जब आपका डिज़ायरेबल जीन उसमें लिंक हुआ, तो सीधी सीधी बात है आपका रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट इकोलाई डेड हो जाएगा। ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो यहाँ तो आपका जीन आया ही नहीं, जीन इंजेक्ट ही नहीं हुआ, मतलब कि एज इट इज़ रहा आपका टेट्रासाइक्लिन जीन रेसिस्टेंट जीन, तो ये तो सर्वाइव कर जाएगा। आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट इसमें तो कोई प्लाज्मिड ही नहीं गया, तो ये भी डेड हो जाएगा। तो ये हमने कंडीशन देखी। तो चलिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा। तो आपने ये जो आपका PVR 322 जो प्लाज्मिड है, ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, इसके अंदर ये जीन्स वगैरह प्रेजेंट हैं। चलिए देखते हैं। क्या किया गया? फॉर एग्जाम्पल you can ligate a foreign DNA at the BAMH1 site of tetracycline resistant gene in the vector PVR 322. The recombinant plasmid will lose